बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आमिर लियाकत हुसैन साहब एक इंतहाई अहम और मशहूर तरीन शख्सियत, पाकिस्तान की टीवी की दुनिया के सबसे कामयाब मेज़बान, अहम सियासतदान, मजहबी स्कॉलर और एक समाजी कारकुन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। बतौर रमज़ान ट्रांसमिशन उनको उसका फाउंडर कहा जाता है। जिस रमज़ान ट्रांसमिशन में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब मेज़बान होते थे, उस रमज़ान ट्रांसमिशन को कामयाबी की गारंटी समझा जाता था। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब अपनी रिहाइश गाह खुदादाद कॉलोनी में मुर्दा पाए गए। उनका वहाँ पर इंतकाल हुआ। उनके जो ज़ाती मुलाजिम थे वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को एक निजी अस्पताल में लेकर गए थे। उनकी वहाँ पर डॉक्टरों ने यही बताया था कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को अस्पताल में मुर्दा हालत में लाया गया है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के इंतकाल की खबर जंगल की आग की तरह फैली और उनके घर के बाहर तांता बच गया। उनके करीबी रिश्तेदारों का, कराची के शहरियों का, लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। ना सिर्फ वहाँ पहुँचना शुरू हो गए बल्कि अस्पताल के बाहर भी हमने जो मनाजिर देखे वो यही थे कि वहाँ पे लोग बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब कराची की पहचान थे और कराची से उनको जो मोहब्बत मिली वो नाकाबिले बयां है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हर करियर में उन्होंने अरूज पाया, मगर आखिरी चंद माह में उनका जो तनाज़ात भरी ज़िंदगी थी, जो तल्ख़ यादें थीं, वो शायद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को अफसुदा कर गई और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब उस पर शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं। अब पुलिस इस मामले की तहकीकात करेगी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का जो आज उनका जनाजा है, उनकी तदफीन की जाएगी अब्दुल्ला शाह गाज़ी के जो मज़ार है उसके अहाते में उनको तदफीन की जाएगी। उनके वालिद साहब के पहलू में उनको दफनाया जाएगा। इस बारे में जो मारूफ समाजी रहनुमा हैं रमज़ान चीपा साहब, उन्होंने मीडिया को बताया कि डॉक्टर आमिर लियाकत भाई उनको ये वसीयत कर गए थे कि अगर उनका विसाल होता है तो उनकी कफन दफन की ज़िम्मेदारी वो लेंगे, रमज़ान चीपा साहब ने करनी है। तो इस बारे में सारे इंतज़ामात रमज़ान चीपा साहब कर रहे हैं। उनके साहबजादे पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और पुलिस ने यही कहा है कि मौत की वजूहत जानने के लिए डॉक्टरों की मशावरत से पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत है, मगर उनकी फ़ैमिली जो है, उनकी इब्तदाई फ़ैमिली, उन्होंने मना किया है, ख़ासतौर पर उनकी बेटी ने और उनके बेटे ने, कि उनके वालिद को इज़्ज़त एहतराम के साथ आखिरी आराम गाह लाया जाए और उनको तदफीन कर दी जाए। उनका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो एक आइकॉन थे। उनकी पुरस्कार मौत की वजह जानने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यही कह रही है कि जो पोस्टमार्टम है वो बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को कौन नहीं जानता। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब 5 जुलाई 1971 को लियाकत हुसैन के घर में पैदा हुए और वो बचपन से ही वो एक बेहतरीन नात ख्वां थे, एक ज़बरदस्त मुकर्रर थे। और कराची, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ नात ख्वानी के मुकाबले हुए या तकरीर के मुकाबले हुए, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब अव्वल पोजीशन में है और वो हमेशा अहम शख्सियात की नज़र में आए, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उनको एक गॉड गिफ्टेड ये टैलेंट दिया हुआ था। फिर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने टीवी चैनल्स में अपने करियर का आगाज़ किया। एक निजी चैनल के सबसे पहले वो एंकर थे। वहाँ पे पहली न्यूज़ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने पढ़ी। फिर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब 2002 में जब मेंबर कौमी असम्बली बने तो उसके बाद उन्होंने ये न्यूज़ एंकरिंग छोड़ दी और वो मेज़बान बन गए। आलिम ऑनलाइन एक ऐसा प्रोग्राम था जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को जिसने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। आमिर लियाकत हुसैन साहब अगरचे उस प्रोग्राम में कुछ ऐसे मामलात हुए जो आमिर लियाकत हुसैन साहब पर तनकीद भी की गई, कुछ इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी तनकीद की, लेकिन बहरहाल आमिर लियाकत हुसैन साहब उस प्रोग्राम के ज़रिए
मुख्तलिफ जो मकातब फ़िक्र के उलमा कराम थे उनको एक टेबल पे बिठाया। ये उनका कारनामा था। 2 से 3 लोगों को एक टेबल पे बिठाया और उनकी उस मामले पे बातचीत की और बहुत ही मामले पर इत्तेफाक राय भी पाया गया। आलम ऑनलाइन के बाद आमिर लियाकत हुसैन साहब ने रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब थे। आमिर लियाकत हुसैन साहब जिस भी रमज़ान ट्रांसमिशन की जिस चैनल की मेज़बानी करते थे वो नशरियात वो ट्रांसमिशन मकबूलियत को पहले से ही अपना एक वो बना लेती थी कि ये ट्रांसमिशन मकबूल होगी, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन साहब गारंटी का नाम था। नाज़रीन, फिर आमिर लियाकत हुसैन साहब जब मेंबर कौमी असम्बली बने तो उस वक्त मुशर्रफ का दौर था और मुशर्रफ उनको ज़ाती तौर पे बहुत पसंद करते थे और MQM के कोटे से हट के उनको वज़ारत मज़हबी अमूर दी गई थी। ये वो दौर था जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब अरूज पर थे और उनका सितारा चमक रहा था। आखिरी दिनों में हमने देखा कि आमिर लियाकत हुसैन साहब तनाज़ात का शिकार हुए, ख़ास तौर पे जब उन्होंने अपनी तीसरी शादी की। पहली शादी कामयाब ना हो सकी, दूसरी कामयाब ना हो सकी, तीसरी शादी जो उनकी अहलिया थी दानिया, उन्होंने खुला का मुकदमा दायर किया और आमिर लियाकत हुसैन साहब पर इल्ज़ामात लगाए और उनका ऐब दुनिया को बताया, जो आमिर लियाकत हुसैन साहब पर कहर बनकर टूटा और आमिर लियाकत हुसैन साहब उन इल्ज़ामात के बाद टूट फूट का शिकार हो गए और वो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और वो तन्हा हो गए। उन्होंने कई ट्वीट्स किए, कई वीडियो मैसेज आई जिसमें उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे, मगर आखिरी उनका जो पैगाम था चंद दिन कबल जिसमें उन्होंने बड़ा आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया और आमिर लियाकत हुसैन साहब ने अपने वीडियो पैगाम में अपनी तीसरी जो अहलिया है उसको माफ़ कर दिया दिल से कि वो माफ़ करते हैं। अब उनकी तीसरी अहलिया वीडियो पैगाम उसने जारी किया है, वो अपने उस पर बता रही है कि इंकशाफ कर रही है कि उनकी सुलह हो चुकी थी, बस सुलह के करीब पहुंच चुके थे और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ उनके मामलात तय पा चुके थे। पहले तो वो सुन लें कि वो उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद हम आपको इससे बात करेंगे। लगाई रखे कि मुझे तुम्हें देखना है, बस तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे सुलह करना चाहता हूँ। तुम्हारी सुलह तक बात हो चुकी थी, तो हमें ये नहीं पता था कि वो कुछ ही दिनों बाद इंतकाल पा जाएंगे। यही कहा था कि बस तुम आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हम सारी बातें भुला देते हैं और जो तुम्हारी इज़्ज़त गई, जो मेरी गई, हम उस इज़्ज़त को दोबारा पा लेंगे। बस तुम आ जाओ, तुम्हें मैंने देखना है, तुम्हारे साथ रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है। मैं तुमसे कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं करूँगा, जैसे तुम कहोगे वैसे रहूँगा तुम्हारे साथ। वो काफ़ी बार कहते थे कि अगर मैं चला जाऊँ तो तुम घबराना नहीं, तुम मेरी ख्वाहिशात पूरी करना और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और किसी से डरना नहीं। वैसे तो मैं उनको कहती थी अल्लाह ना करे वो कहते मैं मर जाऊँगा तो तुम्हें याद तो आएगी मेरी। तो मैं उनको कहती थी कि ऐसी बात नहीं किया करें। जब वो सही हुआ करते थे तो ऐसे कहते थे और अपनी बीवियों के बच्चों के बारे में भी कहते थे, दुआ के बारे में भी कहते थे कि दुआ ने अच्छा नहीं किया। दुआ ने जब अपने बाबा को गालियाँ दी, आमिर को गालियाँ दी, तो बहुत रोए। मुझे कहा कि तुम में ना मुझे सब नज़र आता है, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बीवी। तो मैं भी उस टाइम बहुत रोने लग गई। तो फिर वो अपनी अम्मी को भी बहुत याद करते थे, कहते थे मैं अपनी अम्मी के पास चला जाऊँगा, मैं अपनी अम्मी के पास चला जाऊँगा। तो बहुत अफ़सोस हुआ था मुझे सुन के और कहते हैं कि मैं उनकी दौलत के लिए नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। और मैं बस यही चाहूँगी कि आप प्लीज़ गलत बातें मेरे बारे में नहीं करें। आप सबको अल्लाह में हिदायत दे। ज़िंदगी का कोई पता नहीं कि इंसान एक पल में है दूसरे कहते थे बच्चों को इतना मिस नहीं करते थे, लेकिन दुआ की बातों से ना बहुत रोते थे कि दुआ मुझे बहुत गलत बातें असल में उनके मुलाजिम जो भी हैं सबको मैं जानती हूँ और सब इज़्ज़त भी करते थे और जो भी है वो उनका आपस का मामला होता था। मैं कभी उनके मामले में नहीं आई, उनके नौकरों में, और मैं उनकी भी इज़्ज़त करती थी उनके नौकरों की। मैंने कभी भी नहीं कहा कि वो नौकर हैं, मैंने भी उनको भाई भाई बोलती थी, सबको भाई भाई बोलती थी, कभी नौकर नहीं समझा था और हर किसी को इज़्ज़त देती थी। वहाँ पे एक सराय की भी था जो अभी भी जिसने कहा है कि मैं लेके गया हूँ, मैं ही था जावेद।
تو ان کی بھی میں بہت عزت کرتی تھی. وہ گھر میں کام کرتے ہیں, وہ ڈرائیور نہیں ہیں, جن کو وہ ڈرائیور بول رہے ہیں. تو وہ بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی. سب اچھا اخلاق دیتے تھے اور بہت عزت بھی کرتے تھے اور خیال بھی رکھتے تھے. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی جو تیسری اہلیہ ہے ان کی گفتگو سنی, اس کا لب لباب آپ کو معلوم ہوا. مگر اب یہ ان کے انتقال کے بعد ایسا پیغام آیا ہے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہو سکتا. ان کو پہلے ہی سوچ سمجھ کر کوئی اپنی بات کرنی تھی, یا کوئی بھی اگر علیحدگی بھی اختیار کرنی تھی تو خاموشی سے علیحدگی اختیار کر لیتے. جس قسم کا انہوں نے رویہ اپنایا اور جس قسم کی گفتگو کی, وہ یقیناً وہ ان کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہی ہے اب, اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے لیے بھی انہوں نے مسائل پیدا کیے. ناظرین, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے جو قریبی ملازمین ہیں, پولیس نے ان کو شامل تفتیش کیا ہوا ہے اور ان کا بیان ریکارڈ کر رہے ہیں, کیا ہے, اور ان کو تھانے میں رکھا گیا. ان کے جو عامر لیاقت حسین صاحب کے قریبی دوست ہیں, انہوں نے پولیس سے اپیل کی کہ ان کے جو عامر لیاقت حسین صاحب کے جو قریبی ملازمین ہیں ان کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے اور انہیں جو پولیس کسٹڈی سے رہا کر دیا جائے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے جو قریبی دوست ہیں انہوں نے کیا بات کی, پہلے وہ سن لیں پھر. ممتاز جو کل ہی رات اسلام آباد سے آیا تھا, ابھی ہم تھانے گئے, ان کو خامہ خائی میں بٹھایا ہوا ہے. ان لوگوں نے کوئی صبح سے ان کا بیان تو یہاں پہ بھی لے لیا تھا. ابھی ہم تھانے گئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا بھی جا کے کہ مطلب آپ ان کو کب چھوڑیں گے, تو انہوں نے کہا کہ انسپیکٹر صاحب نہیں ہیں, وہ آئیں گے تو ان کا بیان ہوگا پھر چھوڑیں گے. اب وہ نوبڈی نوز کہ وہ کب چھوڑیں گے. اب وہاں گرمی اتنی ہے, ان کو کمرے پہ بند کر کے بٹھائے ہوئے. میں نے یہ بھی کہا کمرہ تو کھولنے, بیچارے مجرم تو نہیں ہیں. ہماری تو یہ اپیل ہے کہ ان کو چھوڑا جائے تب, کیونکہ سارے نمبرز ان کے پاس ہیں. ہمیں سارا انتظام کرنا ہے, جا کر ابھی لوگوں کو بلانا ہے, سب کرنا ہے, ساری چیزیں ہیں. تو مطلب ہماری تو یہ اپیل ہے کہ ان کو جو چھوڑا جائے. جو بیان لینا ہے بیان بالکل لیں, قانونی کارروائی بالکل کریں, لیکن اللہ نہ کرے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. بیان لے کے ان کو چھوڑ دیں, باقی تو سب یہیں پر موجود ہیں. اور نام بتائیے کون کون جی سے 3 لوگ ہیں. ایک جاوید ہے جو ان کا بالکل ملازم ہے گھر کا, جو صبح 7 کا ہے, اور ایک جو ہے عباس ہے جو ان کا سیکرٹری, جو ان کے سارے کام دیکھتا ہے, اور ایک ممتاز ہے جو ان کا ڈرائیور ہے. ان تینوں کو بٹھایا ہوا ہے اس ٹائم پر بریگیڈ تھانے میں. تو چھوڑنے کا کب کیا کہتے وہ کہہ رہے ہیں انسپیکٹر صاحب آئیں گے, وہ بیان لیں گے, اس کے بعد ہی چھوڑیں گے. اب وہ کب آئیں گے یہ نہیں پتا. ہیں؟ اچھا, تمام تر جو چیزیں معلومات ہیں, نمبرز ہیں, انہی لوگوں کے پاس ہیں؟ جی سب انہی کے پاس ہے. جی ناظرین, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے جو دوست ہیں ان کی گفتگو سنی, اور انہوں نے وہ یہی بتا رہے تھے کہ جو ان کے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے قریبی ملازمین ہیں انہیں پولیس نے حراست میں لیا ہوا ہے, تو پولیس کو چاہیے کہ ان کو رہا کر دے. ناظرین, اب ہمارے پاس جو ایکسکلوزیو نیوز ہے وہ یہی ہے, پولیس کے اعلیٰ حکام سے ہماری بات ہوئی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری اہلیہ جو ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری اہلیہ کو بلایا جائے گا اور ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے جو ٹیلی فون ہے اس کا فرانزک کیا جائے گا کہ آخری چند دنوں میں وہ کس کے ساتھ رابطے میں تھے, کون ان کے ساتھ کنورسیشن کر رہا تھا, کس سے بات چیت ہو رہی تھی, اور خاص طور پہ آخری رات ان کی کس سے بات ہوئی, کس سے بات نہیں ہوئی, کوئی میسج آیا, کیا ہوا, وہ ساری معاملے کی پولیس نے تفتیش کرنی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا جو موبائل ہے وہ اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے اس موبائل سے اہم راز, اہم انکشافات ہونے کا سلسلہ جاری ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پولیس کے لیے بھی, ٹیسٹ کیس ہے. دیکھنا ہوگا کہ اس میں عامر لیاقت حسین صاحب کے آخری چند وقت میں ان کے ساتھ رابطے میں کون تھا, اور وہ ان کی جو تیسری اہلیہ ہے اس کا کیا کردار مبینہ طور پر رہا ہے. یہ بڑا, اس پہ پولیس کو ہر پہلو پہ تحقیقات کرنی ہوگی جدید سائنسی طریقوں کے ذریعے. لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب اب اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت شہرت دی, لیکن آخری دنوں میں وہ بہت متنازع ترین بھی ہو گئے, یعنی اتنی شہرت بھی ملی اور اتنے متنازع ترین بھی ہو گئے. اب چونکہ ان کا وفات ہو گیا ہے تو ان کی جو اچھی باتیں ہیں وہ ہم سب کو یاد کرنی چاہیے, اور ہم سب کو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اپنے دوستوں کا, رشتہ داروں کا, فیملی کا, سب کا بہت خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.